बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आपका मेज़बान साबिर शाकिर फाकिदार हुक्म इस्लामाबाद से। कुछ ताज़ा तरीन इत्तलाआत और हम अपने आप से शेयर करते हैं। बहुत बड़ा इवेंट बनाने की कोशिश की गई, लेकिन वो बहुत बड़ा इवेंट बन नहीं सका। नवाज शरीफ साहब को वतन वापस लाया गया, पाकिस्तान वापस लाया गया एक डील के तहत, एक अंडरस्टैंडिंग के तहत। और वो डील और वो अंडरस्टैंडिंग वो हमें नजर आई नवाज शरीफ साहब की तकरीर में। उसकी वजह यह है कि उससे पहले जितनी भी उनको फैसिलिटेट किया गया, और सबसे बुनियादी बुनियादी बातें जो हैं वो मैं आपको बता दूं कि जो अलमनाक मनाजर, जो शर्मनाक मनाजर देखने में आए, वो पाकिस्तानी कौम उससे काफ़ी अफसरदा भी है, परेशान भी है। और परेशान और अफसरदा इसलिए है कि ये कैसा सिस्टम है, कैसा निज़ाम है कि एक तरफ बेयारो मददगार, लाचार और बेचारे गरीब आवाम जो हैं वो गल सड़ रहे हैं, और गल सड़ रहे हैं, जेलों में गल सड़ रहे हैं, कोई जुर्म नहीं किया, छोटे छोटे जराइम। लेकिन दूसरी जानिब पूरे का पूरा सिस्टम नंगा हुआ है पाकिस्तान में। कल पूरी दुनिया ने देखा कि पाकिस्तान का जो निज़ाम है और पाकिस्तान का जो सिस्टम है, पाकिस्तान की जो हुकूमत और हुकूमती इदारे हैं, वो किस कदर बेलिबास हुए हैं। पूरी दुनिया ने देखा, सिर्फ पाकिस्तानियों ने देखा, पूरी दुनिया ने देखा, क्योंकि पूरी दुनिया को पता था कि एक शख्स है जिसको सज़ा हुई हुई है, और वो जेल में था, जेल से निकाला गया, निकाल के वापस पाकिस्तान से बाहर भेजा गया, फिर उसको अब वापस दोबारा लॉन्च किया गया है, री लॉन्चिंग हो रही है, तकरीब रूनुमाई उस किताब की बार बार की जा रही है। तो बहरहाल जो चीज़ें देखी, एक तो ये कि एक तरफ एक शख्स है जो कि कह रहा है कि मुझे फ्री एंड फेयर ट्रायल दें, मुझे फ्री एंड फेयर इलेक्शन दें, और मुझे कुछ नहीं चाहिए, कोई डील नहीं मांग रहा, कोई रियायत नहीं मांग रहा, और जेल मैनुअल के मुताबिक अपने लिए मराहत मांग रहा है। और दूसरी जानिब एक और सामने है कि अंडर ट्रायल हमारे जो हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सैकड़ों नहीं हज़ारों अंडर ट्रायल और बगैर किसी इल्ज़ाम के जेलें भरी पड़ी हैं उनकी, हज़ारों लोग हैं जो कि जेलों में हैं, कोई जुर्म नहीं, कोई ट्रायल नहीं, कोई सज़ा नहीं, उनको डाला हुआ है, 6-6 महीने से वो अंदर हैं, जेलों में, और उनका कोई पुरसाने हाल नहीं है। हफीजुल्लाह न्याजी साहब को मैं पढ़ रहा था, उनके ट्वीट मुसलसल आ रहे हैं। उनके उनके बेटे हसन न्याजी जो हैं वो इस वक्त गिरफ्तार हैं, और उनको भी वो इस वक्त फौजी हुकाम के पास है। तो उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही, क्योंकि उन्होंने टीवी पे आके कुछ ऐसी गुफ्तगू कर दी जो उनको पसंद नहीं आई, लिहाजा उनकी मुलाकात नहीं करवाई जा रही। ये सारे के सारे सीन देख रहे हैं, खवातीन जेलों में हैं, सब कुछ है। अब दूसरी जानिब नवाज शरीफ साहब का पिछला व्लॉग जरूर सुन लीजिएगा, उसमें मैं बहुत कुछ बता चुका हूँ। लेकिन उससे आगे उनको सिक्योरिटी फोर्सेस, कानून नाफिज करने वाले इदारे, इस्लामाबाद में भी उन्होंने सैल्यूट किया, अपना तारुफ करवा के सैल्यूट किया, ताकि नोट कर लिया जाए कि जनाब मैंने सैल्यूट किया था, और कल को मुझे आपने लुक आफ्टर करना है। जैसे बशीर मेमन साहब को आजकल लुक आफ्टर किया जा रहा है, वो मुस्लिम लीग नवाज में चले गए, DGFIA PSP ग्रेड 22 के अफसर, और वो इस वक्त उनके इस्तकबालिया कमेटी में और सिंध मुस्लिम लीग नवाज के अहदेदार हैं। तो इसलिए इस वक्त भी हाजिर सर्विस लोगों ने अपना नोट करवाया कि जी मैं आया हूँ। लाहौर गए तो लाहौर में भी बावर्दी लोगों ने सैल्यूट किया, और उसमें बाकायदा तारुफ करवाया जा रहा है कि जी मैं हूँ CCPO लाहौर। बिलाल कमियाना साहब ने अपना तारुफ करवाया और उन्होंने सैल्यूट किया, और रजिस्टर करवाया जा रहा था। ये सारी चीज़ें हैरत अंगेज तौर पे देखने में आई हैं। ये तो एक मनाजिर थे, तो इसका मतलब बड़ा क्लियर है कि एक तरफ वो है कि जो माइट इज़ राइट है जी, जिसकी लाठी उसकी भैंस, और आइन क्या कहता है, कानून क्या कहता है, अदालती निज़ाम क्या कहता है, जेल मैनुअल क्या कहते हैं, ये सब रद्दी की टोकरी में है। सिर्फ यही है कि जो हुक्म हाकम है, मामला ख़त्म। अगर आपका ताल्लुक हाकम से, आपका मामला ठीक है तो आप बेहतरीन हैं, अगर हाकम के साथ ताल्लुकात आपके ख़राब हैं, और बस उसके बाद फिर आपकी ज़िंदगी जो है वो अजाब है, और ये सारा कुछ चल रहा है। बहरहाल ये चीज़ें एक तरफ। दूसरी जानब नवाज शरीफ साहब की तकरीर, नवाज शरीफ साहब काफ़ी उनको शिकंजे में बंद करके लाया गया है, और उनको कहा गया था कि खबरदार, अगर आपने कोई लूज टॉक की, आपने जनरल बाजवा का नाम नहीं लेना, आपने जनरल फैज का नाम नहीं लेना, किसी जर्नैल का नाम नहीं लेना, किसी जुडिशरी की तरफ नहीं जाना, इमरान खान का आपने नाम नहीं लेना, जिक्र तक नहीं करना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम नहीं लेना, और किसी मुखालिफ का आपने नाम नहीं लेना, और इंतकाम वाली कोई बात नहीं करनी, बदले वाली कोई बात नहीं करनी, और कोई मज़ाहमती बात नहीं करनी कि जहाँ आप कोई लगे कि आप बड़े हीरो के तौर पे आ रहे हैं। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं उनके साथ तयशुदा थी। इसलिए नवाज शरीफ साहब की जो तकरीर थी, बड़ी दबी दबी तकरीर थी, क्योंकि वो एक लम्हे के लिए उन्होंने क्या किया, इमरान खान साहब का नाम स्टार्ट में ले दिया, उसके बाद क्राउड चार्ज हो गया, क्योंकि वो डेड क्राउड था, और
آپ کو پتہ ہے کہ ڈیڈ کراؤڈ وہ ہوتا ہے جس کو زبردستی لایا گیا ہو، جس کی جذباتی وابستگی نہ ہو. ان کی جذباتی وابستگی تو تھی نہیں. ہمیں معلوم ہے کہ کس کو کتنی بسیں کہی گئیں. ڈپٹی کمشنرز اور سیکٹری RTA جو ریجنل ٹرانسپورٹ اتھارٹی ہوتی ہے وہ ضلع انتظامیہ، تحصیل انتظامیہ، پولیس، یہ سارے بسوں کو بک کر رہے تھے، یہ بھیج رہے تھے. اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ وہاں پہ دیکھا گیا. تو سادہ کپڑوں میں لوگ بھیجے گئے تاکہ جو جلسہ ہے وہ بڑا بھاری بھاری لگے. اور پھر ان کو ڈیلے کیا گیا کیونکہ ان کو وہ پہنچنا تھا انہوں نے 12:30 بجے، اور ان کا پروگرام تھا کہ آپ وہ جائیں گے لاہور، اور لاہور سے پھر بائی روڈ آئیں گے جلسہ کا. لیکن ہوا یہ کہ اس کو پھر لیٹ کیا گیا. فلائٹ ڈیلے ہوئی 2 گھنٹے. اس کے بعد پھر اسلام آباد میں ڈیلے کروائی گئی کیونکہ جلسہ اگر اندھیرے میں ہو تو ذرا جو روشنیوں کے اثرات ہیں وہ اس کے ڈالا جاتا، امپیکٹ ڈالا جاتا ہے روشنیوں کا. تاریخ جلسہ اور پھر کمبھ میں روشن ہو تو وہ ذرا تھوڑا سا بڑا لگتا ہے. وہ سارا کچھ کیا گیا اور ٹیکنیکس استعمال کی گئی، اور اس کے باوجود کچھ چیزیں سامنے آ گئیں. تو بہرحال تو ڈیڈ کراؤڈ جو ہوتا ہے وہ آپ کو معلوم ہے کہ اس کو زبردستی جب لا کے بٹھا دیا جاتا ہے، اس کی کوئی ہوتی تو ہے نہیں، ایفیلیشن تو ہوتی نہیں. تو یہی کچھ ہوا. نواز شریف صاحب تقریر کر رہے تھے اور اس کے بعد جیسے ہی انہوں نے عمران خان صاحب کا نام لیا تو جج وہ پورے کا پورا کراؤڈ جو تھا وہ چارج ہو گیا. اور چارج ہوا تو فوری طور پہ بتایا گیا غلطی ہو گئی ہے. پھر جلدی جلدی میوزک آن کیا گیا ترانوں کا، اور وہ تھوڑا سا ماحول ٹھنڈا کیا گیا. اس کے بعد پھر عمران خان صاحب کا نام پوری تقریر میں نہیں لیا گیا. اسی طریقے سے جہاں باجوہ، جہاں فیض، ان کا نام بھی نہیں لیا گیا کسی قسم کا احتساب، آرٹیکل 6 اور یہ سب کچھ نہیں کیا گیا. لیکن میاں صاحب نے ظاہر ہے وہ ان کا ایک ہے منتقم مزاج آدمی ہے، اور اپنے دشمن کو وہ کبھی نہیں بھولتے، اور دشمن کو بھی اپنے مخالف کو بھی کبھی نہیں بھولتے. اور جنہوں نے ہلکی پھلکی بھی ان کے ساتھ زیادتی کی ہے، جس کو وہ زیادتی سمجھتے ہیں، یا کسی نے ان کو چیلنج کیا ہے اور حکم عدولی کی ہے، یا ان کی شان میں کوئی گستاخی کی ہے، تو اس کو وہ یاد رکھتے ہیں اور اس کو وہ سزا ضرور دیتے ہیں. جب بھی بدلہ کا موقع ملے، انتقام کا موقع ملے، وہ انتقام ضرور لیتے ہیں. یہ تو ان کی ایک مزاج کا حصہ ہے. تو لہٰذا انہوں نے کہا بھی کہ میں بڑے جبر اور ضبط کے ساتھ اس وقت آج میں نے تقریر کی ہے. بہت کچھ باتیں جو ہے میں کہہ سکتا تھا نہیں کہیں، اور اس لیے، لیکن یہ انہوں نے کہا کہ یہ نہ سمجھا جائے کہ یہ بالکل میں بالکل ہی ڈیڈ ہو گیا ہوں. تو انہوں نے بھی کہا کہ ٹھیک ہے، آپ نے جو کہا میں نے مان لیا. اب جو میں کہہ رہا ہوں اور جو طے ہوا ہے اس کے اکارڈنگلی پھر آگے بڑھیں. مطلب یہ تھا کہ اقتدار بھی آپ نے دینا، کیونکہ اسحاق ڈار صاحب نے کہا کہ یہ 2-4 مہینوں میں تو چیزیں ٹھیک نہیں ہونے والی، یہ کم از کم بھی 10-15 سالوں میں چیزیں ٹھیک ہوں گی. اور وہی محترمہ بے نظیر بھٹو کی بات کہ یہ کہتے ہیں کہ سہارتوں کی طرح ہمیں 20 سال کا ٹائم دیا جائے تاکہ یہ پورا جو اکانومی اور اکانومی کے جو ہیں کوریڈورز، وہاں پہ ان کا مکمل طور پہ تسلط ہو، اور اس کے بعد پھر یہ مکمل کنٹرول کریں. تو ایک تو نواز شریف صاحب کی یہ تقریر اور کسی قسم کا پھر کیونکہ عمران خان صاحب کا نام آیا تو بہت، آپ ذرا جا کے دیکھ لیجئے گا. پھر انہوں نے غالب کے اشعار سے مدد لی، جس میں انہوں نے کہا کہ غالب کا نام لے کے انہوں نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ سے مخاطب تھے کہ یہ نہ سمجھیں کہ میرے اندر کوئی طوفان نہیں ہے، بہت طوفان ہے، اور یہ ذرا میں نے ضبط کیا ہوا ہے. بہرحال اس کے بعد اگلی باتیں آتے ہیں. چائنا، سی پیک، چائنا سے دوستی، چائنا کا ماحول، سی پیک، بالکل کوئی ذکر نہیں ہے. چین کے ساتھ کیا ہونا ہے کیا نہیں ہونا، بالکل ذکر نہیں ہے. اور چین کے ساتھ تعلقات کیسے ہوں گے، سی پیک کو کہاں لے کے جائے گا، بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کیسے لے کے جائے گا، چائنا کے ساتھ انگیجمنٹ، وہ چیپٹر بالکل کلوز، ختم. اس کے بعد اگلا کشمیر کے بارے میں انہوں نے کہا کہ ہمسایہ ممالک کے ساتھ انہوں نے کہا جی ہم نے بالکل نہیں لڑنا، اور ان کے ساتھ تعلقات ایسے رکھنے ہیں کہ ہم آگے بڑھ سکیں. اور وہاں پہ آ کے انہوں نے کشمیر کی بات کی، کشمیر کا مسئلہ ہمیں حل کرنا ہوگا. مطلب یہ ہے کہ کشمیر ایجنڈے میں شامل ہے کہ کشمیر کو حل کرنا ہے. حل کرنے کا مطلب آپ سمجھ جائیں کہ حل کرنے کا کیا مطلب ہے. حل کرنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم نے وہ 1949 کی قراردادوں پہ جانا ہے، نہیں، قراردادوں پہ نہیں جانا، بلکہ کوئی اور حل نکالنا ہے. ایک بات. دوسری بات، انڈیا کے ساتھ کاروبار، انڈیا کے ساتھ معاملات، ہمسایہ ممالک نام لیے بغیر انہوں نے کہا کہ وہ چیزیں ٹھیک کرنی ہیں جی، ہم کب تک آخر لڑتے رہیں گے. ایک بات. دوسری بات، مشرقی پاکستان کا انہوں نے خاص طور پہ ذکر کیا، اور اس میں انہوں نے کہا کہ دیکھیں
मशरक़ी पाकिस्तान आज अगर हमारे साथ होता तो इंडिया और मशरक़ी पाकिस्तान और मगरबी पाकिस्तान के दरमियान एक इकोनॉमिक कॉरिडोर बन चुका होता। यानी कि फिर वही बात, इंडिया को वो नहीं भूलते, इंडिया के साथ हर सूरत में तिजारत जो है वो शुरू करना चाह रहे हैं। ये एक इंटरनेशनल है जी मामला, क्योंकि जो नई कॉरिडोर का इफ्तिताह पिछले दिनों MOU साइन हुआ है नए कॉरिडोर का, जो कि इंडिया से जाएगी मिडल ईस्ट से जाएगी यूरोप, उसमें वो है, और उसमें ये भी हो सकता है कि ये रूट भी हो सकता है हमारे वाला भी। तो लिहाजा CPEC का जो मुतबादल है उस रूट की मियाँ साहब ने आज बात की है कि उस रूट को भी एक CPEC होना चाहिए, CPEC नहीं बल्कि एक इकोनॉमिक कॉरिडोर हो सकता है बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान। और बांग्लादेश और पाकिस्तान के दरमियान जब बात करते हैं तो फिर इंडिया के साथ ज़ाहिर है 1000 मील का है, उसमें से गुजर के आना है, और उसके बाद फिर उसी को वो उस कॉरिडोर की तरफ जाना चाह रहे हैं जो कि MOU साइन हुआ है पिछले महीने इंडिया में, दिल्ली में। तो बहरहाल दूसरी जानिब एक और बात उन्होंने फ़लस्तीन की बात की आज पहली दफ़ा, और उसमें भी ज़ाहिर है कि फ़लस्तीन का परचम इसलिए लहराएगा कि अगेन मैं कहूँगा कि इज़राइल को रिकग्नाइज़ करना है, और ये एक एजेंडे का हिस्सा है, कश्मीर एजेंडे का हिस्सा है। ये दो अहम मौज़ूआत हैं, दो अहम इशूज़ हैं जिनको एमिकेबली और जो जैसे कि एक बैनुल-अक़वामी है, एक बैनुल-अक़वामी प्लान है, उसके अकॉर्डिंगली उसी के अंदर एडजस्ट करना है, उसी पॉइंट ऑफ व्यू के साथ पाकिस्तान को जाना है। तो ये दो मसाइल हैं। तो बहरहाल जी नवाज शरीफ साहब ने ना नवाज शरीफ साहब ने, ना मरीम साहिबा ने, ना शहबाज शरीफ साहब ने किसी किस्म का जिक्र नहीं किया। हाँ, प्रोटोकॉल उन्होंने एंजॉय कर लिया। और अगली बात ये कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जनाब हेलीकॉप्टर किसका था ये भी ज़रा नोट कर लें। हेलीकॉप्टर के बारे में कहा जा रहा है कि ये जहांगीर तरीन साहब का था मुबैना तौर पे, और उसके बाद क्योंकि ओन अब्बास जो हैं ओन चौधरी, जो कि ओन चौधरी साहब हैं इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी एक्स सेक्रेटरी इमरान खान साहब के, वो एयरपोर्ट पे ख़ास तौर पे पहुंचे थे। उन्होंने मास्क चढ़ाया हुआ था ताकि कोई पहचान ना सके, लेकिन पहचाने तो जाते हैं, और उसमें फिर तारुफ भी करवाया गया उनको, जफ़ी शफ़ी डाल के मियाँ साहब को रिसीव किया, और वो इस तरीके से आए। तो ये बात तय हो गई कि इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी और मुस्लिम लीग नवाज शरीफ साहब ये यकजान दो कालिब आइंदा इलेक्शन में ये होगा, और हो सकता है ये मर्ज हो जाए, और मर्जर हो या इंडिपेंडेंटली सीट एडजस्टमेंट करें, कुछ भी करें, क्योंकि इन सब को जो इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के लोग हैं, इन सब को किसी ना किसी टोकरे में तो इनको डालना है, क्योंकि अपना वोट बैंक तो नहीं है इनका, तो इसलिए इनको करेंगे नहीं। उधर ओन चौधरी जा रहे हैं मरकज़ी रहनुमा नवाज शरीफ साहब का इस्तकबाल करने, और उधर फरदौस आशिक अवान साहिबा कह रही हैं कि उनको शोकाज नोटिस जारी कर दिया गया। ये अजीबोगरीब किस्म की बातें हैं। तो बहरहाल बहुत सारे लोगों से जब पूछा गया रहनुमाओं से कि इमरान खान साहब नवाज शरीफ साहब की तकरीर पर रद्द-ए-अमल, तो उन्होंने कहा कि हमने तकरीर नहीं सुनी। तो ये है इस वक्त की सिचुएशन। उसकी वजह यह है कि अभी तक बाकी लोगों को पॉलिसी लाइन दी नहीं गई। हमारे दोस्तों ने, हमारे एस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने अभी तक क्योंकि पॉलिसी लाइन नहीं दी, इसलिए बहुत सारे लोग जो हैं, बहुत सारे रहनुमा कोई रद्द-ए-अमल देने से माज़रत ख़्वाह हैं, इनकारी हैं। तो ये इस वक्त तक की सूरत हाल है। ये है नवाज शरीफ साहब की वतन वापसी, और उनको वापस गए हैं तो बरकी खुमकुमो, जब वापस गए हैं तो जाती उम्रा सब कुछ हर जगह बरकी कुमकुमों से उनको सजाया गया है, उनको वेलकम किया गया है, हार पहनाए गए हैं। तो अब देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। इमरान खान साहब अडयाला जेल में मौजूद, और उन्होंने तकरीर वहीं पर सुनी, और तकरीर उन्होंने सुन के बहरहाल उनकी तरफ रद्द-ए-अमल आ जाएगा। मेरा ख्याल है कि ये तकरीर कोई उनको अगर सुनी है, क्योंकि PTV उधर भी आता है, और PTV की सहूलत उनको शायद वहाँ पे मौजूद है। तो देखते हैं आगे आगे होता है क्या। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।